हेलो नमस्कार, आप हैं हमारे साथ यानी राजेश्वरी और डॉक्टर मनीषा के साथ ऑन चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा। और आज का मुद्दा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या ये रिवर्सिबल है? डायबिटीज़ किस तरह सताता है और किस कदर सताता है, जानते हैं डॉक्टर मनीषा से। हाय हाय। व्हाट इज डायबिटीज़? आई थिंक डायबिटीज़ अब सबको पता है कि एक शुगर की बीमारी है जिसमें खून में शक्कर बढ़ जाती है, और आयुर्वेद में इसको कहते हैं प्रमेह या मधुमेह, और इसके करीब 20 प्रकार है आयुर्वेद में ही। प्रमेह इज जहाँ पे बार बार एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, और मधुमेह मतलब जहाँ यूरिन में ग्लूकोज या शर्करा जाने लगती है। और ये सारी प्रॉब्लम है क्योंकि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है। एक हार्मोन है इंसुलिन, या तो वो शरीर में कम बन रहा है या बन रहा है तो सेल्स ले नहीं रहे हैं। इस चक्कर में ग्लूकोज आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और वो शरीर में खून में बहुत ज़्यादा हो गया है। ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ मुझे मिला है। डायबिटीज़ को हम एक शब्द से जानते हैं, और यू आर सेइंग कि आयुर्वेद में इसके कई नाम हैं और कई प्रकार हैं। हाँ, ये ऐसा क्यों? क्या उस ज़माने में ज़्यादा डायबिटीज़ होते थे? नहीं, डायबिटीज़ आई थिंक मिलेनिया से रहा है। ये अभी हम उसको शुगर चेक कर करके बता रहे हैं कि ब्लड में ये प्रॉब्लम है, पर डायबिटीज़ 5000 साल पुरानी बीमारी है। इसका वर्णन है, इसके प्रकार बताए गए हैं, इसके कारण बताए गए हैं, और इसको कैसे मैनेज किया जाए वो भी बताया गया है। और सबका रूट कॉज है शुगर। सबका रूट कॉज है कि शुगर जो है वो शरीर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो मैं खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद जो खाने का मेटाबॉलिज्म पचता है तो उससे बनता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज रिक्वायर्ड है मेरी सेल्स की एनर्जी के लिए, जो मैं काम करती हूँ, सोचती हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ। अगर ये ग्लूकोज सेल तक नहीं पहुँचता है तो ये रक्त में ऐसे ही खुला घूमता रहता है, और ये जाके कई सारे माइक्रो और मैक्रो ब्लड वेसल्स, मतलब छोटे और बड़े ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, जिसके कारण कई ऑर्गन खराब धीरे धीरे होने लगते हैं। ये क्रॉनिक लाइफस्टाइल इशू है, एक दिन में नहीं पनपता। तो ये शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? शुरुआत इसकी आपकी आदतों से होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, पहले ये समझें कि डायबिटीज़ के प्रकार 3 प्रकार हैं। एक है टाइप 1 या जुवेनाइल, जिसको कहते थे पर अब नहीं कहते। टाइप 1 इज एक ऑटोइम्यून कंडीशन जहाँ पे आपका पैनक्रियाज, एक वो ऑर्गन है जो इंसुलिन बनाता है, उससे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो शरीर में शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड जो एंजाइम या हार्मोन है वो नहीं मिल रही है, तो शुगर नहीं पच रहा। ये है टाइप 1 डायबिटीज़, और इसको हम आयुर्वेद में आदि बल प्रवृत्ति या जेनेटिक कारणों की वजह से मानते हैं, और जो आज भी वही सत्य है। दूसरा टाइप 1 इज जनरली जेनेटिक। इट इज जेनेटिक। ओके, मतलब आपको ये हाँ मिला हुआ है विरासत में। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज, जो आप अपने हाथों से अपने तरफ लाते हैं। आपका लाइफस्टाइल, एक सेकंड सॉरी। अगर ये जेनेटिक है तो डायबिटीज इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर जीन्स, उसमें क्या ऐसा है? डायबिटीज इज डिपेंडेंट ऑन जीन्स, क्योंकि आप जैसे जीन्स लेके ऑर्गन्स बनाएंगे, और वो ऐसा ऑर्गन बना जिसकी क्षमता ही नहीं है कि वो इंसुलिन बना पाए, क्योंकि जेनेटिकली उसमें एरर है, तो आपको तकलीफ होती रहेगी। देयर आर मेनी जीन्स जो इसमें म्यूटेटेड या नॉट ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस में होती हैं। ओके, सॉरी, नाउ टाइप 2। टाइप 2 इज टाइप 2 मतलब कि आपने खाया पिया, आपकी लाइफस्टाइल जैसी है, आप कैसे सोते हैं, इन सब से धीरे धीरे इकट्ठा होके जो शुगर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है उसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि 85 से 90% लोगों में पाया जाता है। और ये कितनी जल्दी शुरुआत हो जाती है इसकी? आप समझ लें, आजकल तो मैं 30 साल में भी देख रही हूँ, तो एज अर्ली एज लेट 20s अप टू 50s ये कभी भी हो सकता है। क्योंकि ये क्रॉनिक है और एक दिन में नहीं होता है, आप लगातार ऐसा मिथ्या आहार विहार, मिथ्या इज रॉन्ग डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि धीरे धीरे अग्न्याशय या पैनक्रियाज से इंसुलिन की निर्मित नहीं हो रही है। इंसुलिन का मैं इतनी बार जिक्र कर रही हूँ, इंसुलिन वो ऐसी चीज़ है
जो ग्लूकोज को सेल तक ले जाती है। जब तक इंसुलिन से चिपक के ग्लूकोज सेल के दरवाजे को नहीं ठकठकाता, सेल दरवाज़ा नहीं ओपन करता और ग्लूकोज उसके अंदर नहीं जाता है, इसलिए इंसुलिन बहुत मायने रखता है इसमें। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ में है और ये जनरली ये ओवरनाइट नहीं होता, मतलब आपने कई सालों तक अपने शरीर को कष्ट दिया है अलग अलग ढंग से कि यहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि आजकल इतने लोगों को ये हो रहा है, कब से किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखें। एक तो आज से सुखम, एक जगह बैठे रहना इस डिजीज़ को निमंत्रण देना होता है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए। स्वप्न सुखम, स्वप्न सुख इस आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या दिन में सो रहे हैं या जो 7 से 8 घंटे की नींद है उसको ज़्यादा ले रहे हैं, या बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल है आपकी कि मैक्सिमम टाइम आपने लेट के बिता दिया। तो ये तीसरा है कि एक्सेसिव इनटेक ऑफ डोमेस्टिक या एक्वेटिक एनिमल्स, उनका आप सूप या जो भी क्यूजीन्स खाते हैं उसकी वजह से। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पयांसी, पयांसी इज एक्सेसिव इनटेक ऑफ बेसिकली पनीर एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। देन नए अन्न, नवान्न पानम, नव अन्न इज ये हार्वेस्ट होने के 1 साल बाद अन्न को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो पचने के लिए लघु या इजी हो जाता है। जिसे हम कहते हैं पुराने वाले चावल और अच्छा हाँ, पुराना गेहूं, पुरानी दाल तो नहीं, पुराने शुष्क धान्य, चावल और गेहूं और जौ। कमिंग टू द पॉइंट, जब नए नए होते हैं तो ये काफ़ी गुरु होते हैं, हैवी होते हैं, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, डाइजेशन के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। न्यूली फर्मेंटेड वाइन और अल्कोहल कि आपने घर में ब्रू कर ली और आपने उसको एजिंग नहीं होने दी एंड आपने उसको ग्रहण किया, तो भी वो डायबिटीज़ का कारण है। उसके अलावा गुड़ वैकृतम च, गुड़ इज जैगरी, तो जैगरी कितना ही अच्छा हो पर उसको आप एक्सेसिव उपयोग करेंगे तो आपको शुगर की तकलीफ हो सकती है। तो मतलब जो सोच रहे हैं कि हम चीनी नहीं खाते, वी गिवन अप शुगर बट वी आर हैविंग गुड़, यू कैन नॉट हैव गुड़ एंड से कि वो खा सकते हैं। हाँ, गुड़ थोड़ा सा डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने में, विंटर फूड है, वार्मिंग फूड है, मिनरल्स बहुत होते हैं, पर आप इसका रेगुलर उपयोग ना करें। तो ये तो बेसिक जो खाने पीने का जो हम कहते हैं एक्सेस में वैसे ही नहीं होना चाहिए, तो ये एक प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज करना चाहिए। सो टाइप 1 विच इज़ हेरिडिटरी, टाइप 2 जो आपके लाइफस्टाइल से और खान पान से हुआ, टाइप 3 शुड बी जेस्टेशनल, या जो गर्भवती महिला को जब वो 3rd ट्राइमेस्टर में उसके शुगर चेक किए जाएं और वो बढ़ी हुई निकले तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और उसका कारण भी आहार विहार है। पर अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि बच्चे को कुछ सालों बाद डायबिटीज़ हो सकता है। इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ जब महिला प्रेग्नेंट हो तो अपने खान पान का पूरी तरह से ध्यान रखे। और ये सुनते थोड़ी मतलब घबराहट सी हो जाती है, पर जब ऐसा होता है ये देखा गया है कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड वो हट भी जाता है ना, तो इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं इन प्रेगनेंसी? नहीं। सी, जेस्टेशनल डायबिटीज़, अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो आपका वेट गेन होगा, आपके थोड़े हार्मोनल इश्यूज होंगे, आपको स्किन पे पैचेस आएंगे, ये सब जेस्टेशनल डायबिटीज़ में होता है। एनर्जी लेवल स्लो रहेंगे, हो सकता है कि बच्चे के वेट पे भी असर पड़े। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ डॉक्टर देखेगा, शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए आपको डाइट चेंजेस बताएगा, कई बार कुछ मेडिसिन शुरू करनी होती है, पर मोस्टली नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लाइफस्टाइल करेक्शन से भी ठीक हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि बच्चों को हो, लेकिन उसके बाद क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है तो आई एम वेरी कंसर्न्ड एट द मोमेंट, मैं वहाँ पर लेकर जा रही हूँ बात को, कि जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को ना हो। घर में आप क्या खाना ला रहे हैं आप उस पर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सारी चीज़ शुरू होती है कि आपके शरीर में क्या गया है। तो जुवेनाइल डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। अब ऑटो इम्यून माने इम्यून सेल्स जो आपके हैं वो आपके ही शरीर को अटैक करते हैं, जबकि उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वो कोई एक ऑर्गन पकड़ लेते हैं, अब इस केस में आपका पैनक्रियाज है, और उसको इस तरह इफेक्ट करते हैं कि उसमें से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता। ये इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है जिसके लिए इम्यूनिटी करेक्शन बहुत ज़रूरी है, और ये इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर ट्रिगर ही तब होते हैं जब आपके शरीर में जो जेनेटिक कोडिंग है उसको या तो एनवायरमेंटल या तो
आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स डैमेज करते हैं, या तो आप अपने पेरेंट्स से लेके आए हैं, और ये कभी भी आपको दिख सकता है। ऑटो इम्यून कंडीशन कैन मैनिफेस्ट एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। सो विद अ चाइल्ड आपको ये पहले से ही केयरफुल होना पड़ेगा कि आप बच्चे को क्या खाने के लिए दे रहे हैं, बच्चे को एक्सरसाइज पूरा मिल रहा है, तो बेसिकली लाइफस्टाइल बहुत करेक्टेड रखनी पड़ती है। हाँ, और बच्चों के लिए क्या रेगुलर टेस्टिंग करनी चाहिए उस वक्त पीरियोडिकली? अगर आपको डायबिटीज़ रहा है जब आप प्रेग्नेंट थे, तो आपका पीडियाट्रिशियन आपको गाइड करता रहेगा कि आपको क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को वो हो, पर अगर ऐसी कोई कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो कई बार ये चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। इट इज़ नॉट अ मैंडेट कि ये होगा ही। सो यू जस्ट कीप योर लाइफस्टाइल करेक्टेड, और करेक्शन में कि आपका खाना हेल्दी हो, आपका खाना टाइम पे हो, आपका खाना उस तरीके का हो कि जो फुल्ली नरिशिंग हो, एंड आप जंक से जितना दूर रह सकते हैं उतना रहें। ये हमें मालूम पड़ गया कि डायबिटीज़ क्या बीमारी है, लेकिन जब बहुतों को ये बीमारी होती है आसपास, तो इसको बहुत लाइटली भी लिया जाता है कि अरे इसको भी है, इसको भी है, ठीक है ना, होता है, आजकल सबको ही होता है। हाँ, पर एक्चुअली डायबिटीज़ कितनी डेंजरस बीमारी है? डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर, और इंडिया में इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, क्योंकि समहाउ हम वो जनरेशन है जो ओवरफेड और अंडर नरिश्ड है, और इसका मैनिफेस्टेशन लाइफस्टाइल डिजीज़ में होता है, जिसमें से एक है डायबिटीज़। मतलब हमारे को खाना अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन वो खाने से जो सही न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए वो हमारे अंदर नहीं जा रहे। ये जो शुगर घूम रहा है ब्लड स्ट्रीम में, ये जाके, मैंने पहले कहा कि छोटे और बड़े ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, और ये डैमेज ऑर्गन डैमेज क्रिएट करता है। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं? सबसे पहला है आपका किडनी, क्योंकि वो आपके यूरिन को बार बार बाहर निकाला है। शुगर जहाँ बढ़ेगी वहाँ एक्सेसिव यूसेज ऑफ किडनी के सेल्स होता है, तो किडनी इज डैमेज, दैट इज नोन एज नेफ्रोपैथी। दूसरा, द ब्लड वेसल डैमेज। ब्लड वेसल जब डैमेज होने लगते हैं तो दे लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड न्यूरोपैथी। सो इट कैन गो टू योर हार्ट, इट कैन गो टू योर फीट। जो आपको टिंगलिंग, नमनेस है, ये सारी चीज़ें आपको न्यूरोपैथी में दिखती हैं, बिकॉज नर्व्स एंड वैस्कुलर टिश्यूज आर डैमेज। एंड तीसरी चीज़ है आईज, जो मेजरली डैमेज होती है। Diabetes can even lead to blindness if you're not careful about it, and this condition is known as retinopathy, where your retina is damaged because of excess sugar. Isn't glaucoma the same thing? नहीं। No, okay. So मतलब आपकी आई साइट को प्रॉब्लम है, आपकी हार्ट को प्रॉब्लम है, आपकी नर्व्स को प्रॉब्लम है, आपकी किडनीज को प्रॉब्लम है। अच्छा, बहुत बार ऐसे लोग पूछते हैं आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, कहते हैं नहीं शुगर है लेकिन डायबिटीज़ नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि शुगर है लेकिन डायबिटीज़ नहीं है? तो शुगर कई बार ट्रांजिएंट बड़ा होता है कि कभी कुछ ऐसा हो गया, आपको चोट लगी, चोट रिपेयर हो रही है, आपने कुछ दवाइयाँ खाई तो थोड़ी देर के लिए बढ़ा होता है। या आप प्री डायबिटिक होते हैं, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, कि आपको थोड़ी ओबेसिटी है, हल्का सा शुगर राइज है, थोड़ा सा बीपी हाई है, बट अभी भी ये पूरी तरह डायबिटीज़ में तब्दील नहीं हुआ है, बिकॉज ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है। तो मतलब अपनी तसल्ली के लिए इन तो शुगर आया था लेकिन डायबिटीज़ नहीं है, हम इसको संभाल रहे हैं अभी, ये बेसिकली वो फंडा है। ये आई थिंक वो लोग हैं जिनको मिला तो है शुगर, बट अभी तक वो या तो डॉक्टर के पास पहुंचे नहीं हैं, या उनको लग रहा है कि वो लाइफस्टाइल से ठीक कर रहे हैं। तो शुगर तो बढ़ा हुआ, फास्टिंग शुगर बढ़ा हुआ है, और उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। अगर वो ट्रांजिएंट फेज में है और प्री डायबिटिक स्टेज में है तो चांसेस हैं कि वो इधर ही रोकथाम उसकी कर सकते हैं। हाँ, तो मेरा सवाल सबसे पहला, क्या बहुत मीठे की क्रेविंग होना ये दिखाता है कि आपको शुगर हो सकता है? नहीं, नॉट नेसेसरली। बहुत सिम्टम में मीठे की क्रेविंग नहीं है, एनर्जी लो है। लो एनर्जी के लिए अगर आप शुगर खा रहे हैं, जो कभी भी हो सकती है, आप बहुत थक गए हैं, आपने ज़्यादा काम कर लिया, आप लंबी बीमारी से उठे हैं, तो बॉडी नीड्स नरिशमेंट। तब हम वैसे ही मीठा ढूंढ रहे होते हैं। हाँ। मीठा, हाँ, बट आई हैव टू टेल यू दिस, क्योंकि ये 5-6 साल पहले की बात है या ज़्यादा ही हुए होंगे, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत शुगर खा रही हूँ, मैं जाके शुगर टेस्ट करवाती हूँ। तो मैं गई, और वो कौन सा होता है जो 3 महीने का टेस्ट होता है, HP क्या? हाँ, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c। HbA1c, हाँ। तो मैं वो कराने गई, और दिवाली के 2 दिन पहले मैंने ये टेस्ट करवाया, और वो आया, बॉर्डर लाइन कितना होता है, 5 पॉइंट समथिंग एंड 6, 5.8 से 6.5 तक। हाँ। तो वो 6 को टच कर रहा था,
और मेरी हवाइयाँ उड़ गई। मैंने कहा है मुझे शुगर, मेरी वो जो दिवाली ख़राब हुई है ना, मैंने मतलब उसके बाद 3 महीने कोई मीठे को टच नहीं किया। मैंने जवार की रोटी खाना शुरू किया, मैंने वो सब किया। उसके बाद मैंने 3-3 महीने में चेक किया तो वो फिर कभी ठीक, सब हमेशा नॉर्मल आया। तो मतलब वो एक ट्रांजिएंट वाला रहा होगा। ट्रांजिएंट स्टेज में अगर आपने करेक्शन कर लिया तो चांसेस हैं कि आपने उससे लड़ाई लड़ ली है। अरे पर वाह। अगर आप फिर से ऐसा कुछ खा रहे हैं या आपकी लाइफस्टाइल में वैसी चीजें आ रही है तो हो सकता है बढ़ जाए। अब तक तो ठीक है। अच्छा, बढ़िया। बट दैट ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इज डायबिटीज रिवर्सिबल? अब ये रिवर्सिबल ही बड़ा बढ़िया शब्द है। रिवर्सिबल डज नॉट मीन यू आर क्योरिंग द डिजीज। रिवर्सिबल मीन्स कि आप सिर्फ शुगर को मैनेज कर रहे हैं। सो बेसिकली डायबिटीज कैन बी मैनेज, जो कि अब तक हो रहा था, जैसे करते हैं, खत्म नहीं हो गई डायबिटीज। सो ये एकदम कारण और उसकी वजह से होने वाला चीज़ है। जैसे ही आप उन कारणों का सेवन फिर से करने लगेंगे आपको डायबिटीज़ फिर से या शुगर की मेटाबॉलिज्म में फिर से प्रॉब्लम शुरू होंगी। आयुर्वेद के अनुसार ये एक याप्य रोग है। याप्य एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है कि मैनेज करना, ना कि उस डिजीज़ को कम्प्लीटली क्योर या ट्रीट करना। तो ये मैनेजमेंट का हिस्सा है जिसमें आपका आहार, विहार, औषधि, इन सब को इकट्ठा करके हम आपको ऐसी लाइफ देते हैं जिसमें कि आप कंफर्टेबली इस प्रॉब्लम के साथ रह सके। तो मतलब आपको खाने पे पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको मेडिकेशन उस तरह से लेनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज, बेसिकली आपको अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, ताकि ये जो शुगर की बीमारी है, ये जो डायबिटीज़ है, ये आपको रोके नहीं और आपको कुछ कदम पीछे ले जाएगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं करेगी। तो डायबिटीज़ रिवर्सल शुरू हुई इस कथा से कि जो लोग बहुत मोटे थे उनको सर्जरी करके, पेरियाट्रिक सर्जरी करके उनको पेट का साइज कम कर दिया गया और ये देखा गया कि उनका शुगर मैनेजमेंट 80% आसान हो गया। क्योंकि आप खाना ही कम खाते हैं। हाँ। अब अच्छा, बट इनका अगर हेतु सेवन फिर से कारण वैसा ही रहा तो चांसेस है कि इनको फिर से वो तकलीफें होने लगेंगी। कैन यू रिआइटरेट हेतु सेवन कौन से? खाना। तो डायबिटीज़ रिवर्सल में आपको कैलोरी डेफिसिट दिया जाता है कि आप ज़्यादा कैलोरीज खा रहे थे, आपका कैलोरीज कम किया जाता है, खाना नरिशिंग किया जाता है, खाने का अमाउंट कम किया जाता है और उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो बॉडी के लिए अच्छे हैं, तो आपको पेपर पे ब्लड शुगर कम दिखता है। पर ये जब तक आप कर रहे हैं तब तक ही सार्थक है। और जहां आपने फिर से अपनी लाइफस्टाइल पुरानी शुरू की कि आपने 1500 या 2000 कैलोरीज या खाना जो आपको पसंद है जिसमें कि शक्कर हो, चावल हो, चीज़ हो, फिर से शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये रिवर्सिबल इन टर्म्स ऑफ ब्लड शुगर रिपोर्ट्स ही है। और जहां आपने फिर से अपनी चीज़ें, जो आपकी आदतें हैं, फिर से लागू कर दी तो आपको फिर से तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आप अपने खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो कोई आप पे कंट्रोल रख सकता है। लेकिन ये वही है, डायबिटीज़ इज़ नॉट क्योरेबल, इट इज़ मैनेजेबल। इट इज़ मैनेजेबल। इन शब्दों में कहा जाए तो द करेक्ट वर्ड इज मैनेजिंग डायबिटीज एंड नॉट क्योरिंग, ट्रीटिंग और completely recovering from it. unless that diabetes or that sugar came on because of other factors, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, जो ट्रांजिएंट जिसको हमने कहा, जो कि वो आया और वो निकल गया। पर इसका मतलब ये कि आप नज़र रखें, कभी आगे चल के 10 सालों में, 15 सालों में हो भी सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, एक और मिथ या फैक्ट कि एक बार आपने डायबिटीज़ की दवाएं शुरू कर दी तो वो आपकी जान नहीं छोड़ता, आपको ज़िंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी, या इंजेक्शन आपने ले लिए इंसुलिन के शॉट्स तो फिर तो भैया ख़त्म, फिर आपकी वो डोजेज बढ़ती ही जाएगी, कम कभी नहीं होगी। तो इसके पहला आंसर, इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़रूरी है बिकॉज उनका बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो उनका इंसुलिन किसी भी चीज़ से कम नहीं होने वाला है। पर एक सस्टेन डोज या यूनिट आप सालों मेंटेन कर सकते हैं। ये जवाब। टाइप 2 डायबिटीज़ में अब आपको, चूँकि ये थोड़ा सा आलसी लोगों की बीमारी है जहाँ आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो आपकी दवाइयों की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। तो आपको करेक्ट सिर्फ ये करना है, मैनेज सिर्फ ये करना है कि अपनी आदतों पे काबू रखें। आप अच्छा खाएं, अच्छी तरह सोएं, एक्सरसाइज करें, तो चांसेस बहुत कम है कि आपकी डायबिटीज़ की मेडिकेशन बढ़ेंगी या आप इंसुलिन तक पहुंचेंगे, अनलेस आप किसी सर्जरी में जा रहे हो और उस वक्त थोड़े दिनों के लिए आपको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी हो।
और इंसुलिन इंजेक्शन अगर लेना शुरू कर दिया तो फिर वो हमेशा के लिए हो गया, ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। कहा ना कि ये सारी आदतों की बीमारी है। आप आदतों को थोड़ा कंट्रोल में रखें तो इंसुलिन अगर शुरू भी किया है तो धीरे धीरे कम हो सकता है। और इस सब का मतलब ये भी है कि आपको एक बार जो दवा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सालों साल उसी डोज पर चलते रहें। आप वापस पीरियोडिकली हर 6 महीने में डॉक्टर को अपनी शक्ल दिखाएं, अपने रिपोर्ट्स दिखाएं, ताकि वो आपको मैनेज कर सकें। हो सकता है कि आपकी दवा कम हो जाए और इंजेक्शन शायद छूट भी जाए, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। और ये इंसुलिन शॉट्स अगर आपने ज़्यादा ले लिया, इन द सेंस कि अब आपको उतनी दरकार नहीं है और आप डॉक्टर के पास गए नहीं और आप वही पुराना डोजेज ले रहे हैं, तो उससे नुकसान क्या हो सकता है? उससे बहुत नुकसान हो सकता है। अचानक आपका शुगर इतना लो हो जाएगा कि चांसेस है कि आपको चक्कर आ जाए, आप गिर जाएं, आपकी एनर्जी लेवल्स लो हो जाएं, और इसका इमीडिएट इलाज शुगर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं या आपको ठीक नहीं लग रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, क्योंकि इंसुलिन डोज कम होना चाहिए अगर आपने अपनी आदतें करेक्ट कर ली हैं तो। इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, जो डाइट की बात की, लोग कहते हैं चावल, आजकल कहते हैं कि पहले कहते थे कि चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए अगर शुगर की प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल कहते हैं गेहूं से बेहतर चावल है, वो इजीली और क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है। इस पे थ्रो सम लाइट। तो चावल इतने बुरे नहीं है, पर जो बहुत पॉलिश्ड राइस है, वाइट राइस का कोरिलेशन है शुगर बढ़ाने में। गेहूं का ऐसा अभी तक कोई कोरिलेशन नहीं आया कि उससे शुगर बढ़ता है, बट काफ़ी लोग गेहूं बंद कर देते हैं। पर चावल अगर आपका शक्तिशाली और लाल चावल जो है, अनपॉलिश राइस है, तो आप बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, अगेन पोर्शन साइज इज द मैटर, आप उसको कम मात्रा में एंजॉय करें। तो ऐसा भी है कि जिनको शुगर है उनको थोड़े थोड़े वक्त पे खाना चाहिए, इज दैट बेटर? अगर उनको रिक्वायरमेंट है वैसी, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हर 2 घंटे पे खाएं। आप दिन में 3 मील्स लें, वो भी काफ़ी है। आपको थोड़ी थोड़ी देर पर खाना नहीं खाना है। वॉकिंग इज सपोज टू बी वेरी गुड, चलना उनका बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इनफैक्ट बाकी टाइम चले नहीं चले, जब जब आपने खाना खाया हो उसके बाद 100 कदम ज़रूर चले। इसको शतपावली कहते हैं, और स्टडीज़ बताते हैं कि इसको करने से आपका मेटाबॉलिज्म और शुगर मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता जाता है एंड यू फील मच मोर हेल्दियर। तो आयुर्वेदिक इलाज क्या कहता है इसका, कि जब मतलब मुझे वहाँ से बताना कि अगर शुरुआती दौर हो आपके शुगर का, तब से लेकर जिनको ऑलरेडी है प्रॉब्लम, उनको क्या करना चाहिए? तो मेहेशु, धात्री, निशा, ये 2 ऐसे हर्ब्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको है अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है और अगर आप नए नए डायबिटीज़ से डायग्नोज हुए हैं। मेहेशु इज़ प्रमेह, धात्री इज़ आंवला और निशा इज़ हल्दी। तो सुबह सुबह 20, अभी तो सीज़न भी है, तो आंवला का जूस 20 ml और उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल के उसके शॉट्स पी लें खाली पेट सुबह, एंड आपका मेटाबॉलिज्म सुधरने लगेगा। देयर आर स्टडीज विच से कि इट रिड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस और आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सुधारता है। इन दोनों का मिक्सचर। और क्या ले सकते हैं? आप खाने में चेंजेस करिए, आप तो पोर्शन साइज कम ही करिए। उसके अलावा जौ को अपना दोस्त बनाइए, चने दाल, चने का आटा, सत्तू, चावल पर अनपॉलिश्ड राइस, गेहूं आप खा सकते हैं। दालों में आप उड़द छोड़ के बाकी सारी दालें खा सकते हैं। मूंग सबसे पथ्य है, पर अरहर में भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्जियां वो खाएं जिसमें थोड़ी बिटरनेस ज़्यादा हो और स्टार्च कम हो। तो उसमें हो गया आपका ड्रम स्टिक्स, उसमें हो गया आपके लीफी वेजिटेबल्स, उसमें हो गई परवल। सूरन स्टार्ची है पर इट इज़ रिकमेंडेड। लौकी, कुष्मांड, ये सारी वेजिटेबल्स आप बिल्कुल आराम से खा सकते हैं। उसको छौंक के खाए, सूप बना के खाए। दीज आर ऑल रिच सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड ये एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बीमारी है जिसमें इन सब चीज़ों का लेने से आपका सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा बना रहता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में ऐसी कोई दवा या गोली जो साथ में खाई जाती है? डज द डॉक्टर रेकमेंड एनीथिंग कि जो किसी और मेडिसिन को रिप्लेस करे या उसके साथ लिया जाए? रिप्लेसमेंट तो मैं किसी चीज़ की नहीं बताती हूँ, पर शिलाजीत और उससे बनी हुई चंद्र प्रभावटी जो हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो एक है। दूसरा एक हर्ब है गिलोय या गुड़ुची। तो गुड़ुची के कैप्सूल या टैबलेट शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार होते हैं। जिंजर इज सुपर टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन और आपका इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाने में मदद करता है। तो ये तो सिंपल चीज़ें हैं जो घर में अवेलेबल है। उसके अलावा मेथी दाना पे बहुत सारी स्टडीज़ हैं
और ज़रूर उससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट होता है, साथ में फैट कम होता है। ऑल्सो वो हाइपरटेंसिव लोगों के लिए उपयोगी है। आप लहसुन ऐड कर लें तो इट इज़ ओवरऑल नेसेसरी फॉर योर किडनी हेल्थ, लिवर हेल्थ एंड कार्डियक हेल्थ। और मैं इसके साथ एक बात कह दूं हमेशा की तरह कि जो भी दवा आप लेंगे वो अपने डॉक्टर से पूछ कर लेंगे। आप अपनी डोजेज अपने आप से नहीं बढ़ाएंगे। ये दवाइयाँ हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी, लेकिन आप डॉक्टर से पूछ के लीजिएगा। हर दवाई की देने की एक अवस्था होती है। डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको 2 गोली 3 बार लेनी है कि 2 गोली 2 बार लेनी है, खाने के पहले, खाने के बाद। इन सब के बारे में काफ़ी सोच विचार करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दही अगर आपको बहुत पसंद है तो उसकी छाछ बना के पिए, पर दही पर से इसको डायबिटीज़ को थोड़ा सा बढ़ाने में मदद करता है, ऐसा आयुर्वेद का विचार है। स्टडीज़ अलग हो सकती हैं, पर आयुर्वेद अनुसार दही सेवन वर्ज्य है, पर आप तक्र या बटर मिल्क ले सकते हैं। तो लवी और मेरे डिस्कशन में हर बार ये बात निकल के आती है कि दी आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफ, आयुर्वेद कहता है कि अपने जीवन में एक बैलेंस मेंटेन करें, अच्छी ज़िंदगी जिएं और खुश रहें, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है हर बीमारी के पीछे। हमारी बातें चलती रहेंगी, अगली बार फिर मिलेंगे नए चिट चैट के साथ।